लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था। पिछले क्लास में हमने देखा था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि वेपर प्रेशर का वेरिएशन देता था टेम्परेचर के साथ, चाहे प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देता था। इक्वेशन था हमारा ln P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर, और ब्रैकेट में था 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है बच्चों। दूसरा हमने देखा था कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। आज के क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसमें हम किसी कंपाउंड को ऐड करेंगे। जैसे ही तुम किसी चीज को ऐड करोगे वो प्योर नहीं रहेगा, बल्कि वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, और उस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा उसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक लॉ होता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ उसी चीज के बारे में हमें जानकारी देता है कि अगर किसी सोल्यूशन में 2, 3, 4, 5 या जितना भी कंपोनेंट है, तो जो भी वेपर प्रेशर आता है वो उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ए और बी को तुमने मिक्स किया है, पानी और पेट्रोल को तुमने मिक्स किया है, तो जब वेपोराइज होगा तो पानी भी वेपोराइज होगा, पेट्रोल भी वेपोराइज होगा, और जो वेपर प्रेशर आएगा दोनों की वजह से आएगा। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, सपोज करो कि 4 लीटर पेट्रोल है और जो वाटर है उसमें मात्र 1 ढक्कन है, तो जब वेपोराइजेशन होगा तो पेट्रोल का ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। तो जो वेपोराइजेशन होता है वो मोल फ्रैक्शन पे यानी कि क्वांटिटी पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पानी और पेट्रोल में कौन ज्यादा वोलाटाइल है। जैसे पेट्रोल आसानी से वेपोराइज करेगा लेकिन पानी जो है वो आसानी से वेपोराइज नहीं करेगा। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं। हेडिंग दो रॉल्स लॉ। ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है और कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में ए है, बी है, सी है और डी है। ए, बी, सी और डी, जिसमें से ए, बी, सी जो है वो वोलाटाइल है। ये तीनों का तीनों वोलाटाइल है, यानी कि वेपोराइज हो सकता है। वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, ये सब वोलाटाइल होता है। लेकिन जो हमारा डी है वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब चीनी हो गया मान लो, तो वो चीनी वेपोराइज करने वाला नहीं है। चीनी वेपोराइज करता है लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वेपोराइज करेगा। इस सोल्यूशन में अगर इन सबों के साथ चीनी मिला हुआ है तो वो वेपोराइज करने वाला नहीं है। चीनी है, चाहे यूरिया है, चाहे सुक्रोज है ना, चाहे नमक है, तो वो वेपोराइज करने वाला नहीं है। ठीक है। तो सपोज करो यहां से वेपर ऊपर गया, तो वेपर ऊपर जाएगा तो उसमें डी नहीं होगा बल्कि एबीसी होगा। तो मान लो यहाँ पे एबीसी आके जमा हो गया, और एबीसी के आने से यहाँ कोई ना कोई वेपर प्रेशर आएगा, और ये वेपर प्रेशर को अगर तुम पी बोलते हो तो पी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। नीचे जो बी है, चाहे ए है चाहे जो सी है, इन तीनों की वजह से ऊपर में गैस का कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर आएगा, और तीनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को ऐड करते हो तो तुम्हारा टोटल प्रेशर निकल के चला आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो उसी टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था। तो बच्चों, रॉल्ट क्या बोला? रॉल्ट ये बोला कि जो ऊपर में पार्शियल प्रेशर आ रहा है, ए का पीए, चाहे बी का पीबी, चाहे सी का पीसी, ये पीए, पीबी, पीसी प्रोपोर्शनल होता है नीचे लिक्विड में जो इन तीनों का मोल फ्रैक्शन है उसके। कहने का मतलब, अगर नीचे ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है और सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी है, तो रॉल्स लॉ बोलता है कि पीए एक्स ए के प्रोपोर्शनल होगा, पीबी एक्स बी के प्रोपोर्शनल होगा और पीसी एक्स सी के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि डी हमारा नॉन वोलाटाइल है, तो डी का कंट्रीब्यूशन, इस डी का कंट्रीब्यूशन वेपर में नहीं होगा। भले ही ये लिक्विड में मौजूद है लेकिन ये वेपर में मौजूद नहीं होगा। ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, vapor pressure due to any component, vapor pressure due to any component is directly proportional to its mole fraction in the liquid solution। तो क्या बोल रहा है, ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर पी आया है ना, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में। नेट वेपर प्रेशर तीनों पे डिपेंड करता है। इन तीनों में नेट वेपर प्रेशर में ए, बी, सी तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो जो ए का कंट्रीब्यूशन है, ए का जो पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
ए के मोल फ्रैक्शन के, किसमें, लिक्विड सोल्यूशन में, और लिक्विड सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है, तो हम बोल सकते हैं पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। सिमिलरली पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और पीसी प्रोपोर्शनल टू एक्स सी, लेकिन उसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे, फिलहाल इसको स्टडी करते हैं अच्छे से। पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए बराबर आ जाएगा के टाइम्स एक्स ए, जहां पे के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, पी ए बराबर के टाइम्स एक्स ए। अब देखो, अगर तुम एक्स ए को 1 करते हो, यानी कि अगर तुम मोल फ्रैक्शन को 1 करते हो, ठीक है, ध्यान देना, अगर तुम एक्स ए को 1 करते हो तो बच्चों मोल फ्रैक्शन 1 का क्या मतलब होता है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 कब होता है, जब उसके अलावा सॉल्यूशन में कोई और मौजूद नहीं हो। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब कि वो ए ही है, केवल ए है, उसमें बी मौजूद नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सबका जोड़ के 1 होता है और कोई अकेला 1 है, यानी कि 100% वही है। कहने का मतलब, अगर हम यहां पे कंडीशन ले कि एक्स ए बराबर 1 है, तो एक्स ए बराबर 1 का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में केवल ए है, बी और सी चाहे डी मौजूद नहीं है, केवल ए। तो जब ये केवल ए होगा तब ये सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि ये प्योर सॉल्वेंट होगा। और प्योर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो तो हम पिछले क्लास, सॉरी, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो तो हम पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है। तो जब एक्स ए बराबर 1 होगा तो हम बोल सकते हैं कि पी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए के, है ना। जब ए प्योर रहे उस समय का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा पी ए के, कब, जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तो। और एक काम करो, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं पी ए नॉट, है ना। हम प्योर को रिप्रेजेंट करते हैं नॉट लगाकर, ऊपर में जो 0 दिया हुआ उसे हम नॉट पढ़ते हैं। कहने का मतलब, जब एक्स ए बराबर 1 होगा तो पी ए बराबर पी ए नॉट होगा। जरा वैल्यू यहां पुट कर दो तो देखो तो क्या आ रहा है, हेंस पी ए का वैल्यू हो गया पी ए नॉट, के को रहने दो के, और एक्स ए का वैल्यू हो गया 1। कहने का मतलब, अगर एक्स ए की जगह पे तुम 1 रख दिए तो के का वैल्यू बराबर आ गया पी ए नॉट के, और के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो ऐसा करके कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू जब किसी एक कंडीशन में आया तो हर कंडीशन में यही वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं करता है। तो जैसे तुम के का वैल्यू यहां पे रखोगे इस इक्वेशन में, पी ए बराबर के एक्स ए में, तो तुम्हारा, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो तो पी ए बराबर के टाइम्स एक्स ए, और के का वैल्यू है पी ए नॉट, और पी ए नॉट क्या है, याद रखना, पी ए नॉट है वेपर प्रेशर प्योर ए का, पी ए क्या है, तो पी ए है वेपर प्रेशर ए का, कभी भी सॉल्यूशन में बी सी डी सब मौजूद है ना, और ये एक से भी डिपेंड करता है। तो वैल्यू जैसे तुम पुट करोगे, देखो इक्वेशन क्या आ गया, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये इक्वेशन आ गया, है ना। इसको डायरेक्ट याद कर लो, बीच में जो समझाया वो समझाया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन लास्ट में तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, यहीं से रॉड्स लॉ का शुरुआत होता है। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, जहां पे पी ए क्या है, तो पी ए का पार्शियल प्रेशर है, चाहे वेपर प्रेशर है, तब जब उसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, और ए प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो तुम बोलोगे पी ए नॉट के बराबर है। सिमिलरली पीबी बराबर क्या लिखोगे, तो पीबी बराबर आ जाएगा पीबी नॉट एक्स बी, पीसी बराबर लिखोगे पीसी नॉट एक्स सी। तुम बोलोगे क्या पीडी लिख सकते हैं हम, क्या पीडी का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, रॉड्स लगा दो। तो पीडी बराबर लिखोगे पीडी नॉट इंटू एक्स डी, लेकिन डी तो हमारा नॉन वोलाटाइल है, यानी प्योर डी, ये जो पीडी नॉट है प्योर डी भी अगर लोगे, पूरा चीनी ले लोगे तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा ना कुछ आने वाला है, तो प्योर डी का वेपर प्रेशर हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। तो जब ये 0 हो गया तो पीडी बराबर भी 0 हो जाएगा। यही रीजन है कि तुम नॉन वोलाटाइल को कंसिडर करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या नोटिस किया, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आता है वो केवल वोलाटाइल की वजह से आता है, और इंडिविजुअली प्रत्येक का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए के, पीवी नॉट एक्स बी के, पीसी नॉट एक्स सी के। इट मीन्स की सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर पी था वो बराबर आ गया पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी प्लस पीसी नॉट एक्स सी। और कंपोनेंट होता वोलाटाइल तो वो भी इसी तरीके से ऐड होता चला जाता है, ठीक है बच्चों। आइडिया लग गया रॉड्स लॉ का, ये आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, है ना, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, यहां से अब हमारा लिक्विड सॉल्यूशन अच्छे से शुरू होता है, ठीक है। हेडिंग दो, वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वोलाटाइल बट सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। समझो इसी को क्या बोल रहा है, रॉड्स लॉ हम सीख गए अच्छे से। अब इसी का हम एप्लीकेशन देखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन में। तो हमने कंडीशन क्या लिया
कि एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी का मतलब कि दो ही कंपाउंड होगा उसमें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ये बोल रहा है कि जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन का तुम वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे उसको हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मान लो कि फिर से ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, बंद है, चाहे पिस्टन लगा हुआ है, जो भी। बॉइलिंग पॉइंट स्टडी नहीं कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करते तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाए थे ताकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल बराबर हो जाता। अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्लोज कंटेनर बस होना चाहिए। और ये नीचे में सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन में केवल हमारा सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है। तो जब यहां से वेपोराइजेशन होगा तो केवल सॉल्वेंट का होगा, केवल सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होगा। ऊपर में केवल सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। हमारा वोलाटाइल कौन है? तो केवल सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट ऊपर गया। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से। तो रॉल्स लॉ क्या बोला था बच्चों? पीए बराबर पीए नॉट इंटू एक्स ए, जहां पे ये हमारा वोलाटाइल वाला था। तो यहां पे वोलाटाइल कौन है? यहां तो सॉल्वेंट है। तो अगर तुम सेम इक्वेशन सॉल्वेंट के लिए लिखो तो तुम क्या लिखोगे? पी सॉल्वेंट बराबर पी सॉल्वेंट नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जहां जहां पे ए है वहां पे हमने सॉल्वेंट लिख दिया। यहां तक समझ गया? अब देखो क्या कर रहे हैं, यहां पे तो सॉल्यूट वोलाटाइल है ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूट का ही वेपर प्रेशर आएगा, सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं। तो फिर हम यहां पे पी नॉट सॉल्वेंट को ही पी नॉट मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, पी नॉट सॉल्वेंट जो है उसी को हमने पी नॉट बोल दिया। जहां पे पी नॉट क्या है? तो पी नॉट क्या है? पी नॉट वही है जो पी नॉट सॉल्वेंट था। और पी नॉट सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। कब? प्योर फॉर्म में, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो प्योर फॉर्म में। पीए नॉट प्योर ए का था, तो पी सॉल्वेंट नॉट जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो अगर हम नीचे लिखना चाहें कि पी नॉट क्या है, ये पी नॉट क्या है, तो पी नॉट हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर में वेपर प्रेशर आ रहा है, और ये वेपर प्रेशर जो है वो किसका है? तो तुम बोलोगे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, लेकिन ये कंट्रीब्यूटेड किससे है? तो केवल सॉल्वेंट से है। कहने का मतलब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, चाहे सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल, तो वो तो ऊपर जाएगा नहीं। हमने लिखा है कि सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है, यानी कि ऊपर में गया कौन? तो केवल सॉल्वेंट। और अगर केवल सॉल्वेंट ऊपर गया तो ऊपर में जो वेपर प्रेशर आएगा वो केवल सॉल्वेंट की वजह से आएगा। इट मीन्स कि जो भी सॉल्वेंट का प्रेशर हुआ, जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हुआ, वही हमारा सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है, यानी उसको हमने पी मान लिया। ऊपर में अगर प्रेशर पी है तो ये पी क्या है? वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट है, तो हमने पी सॉल्वेंट को पी मान लिया। और पी यहां पे क्या है? हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां पे कंफ्यूज मत करना, ये मत सोचना कि आपने यहां लिखा था सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो है तो सॉल्यूशन का ही है ना। अगर सॉल्वेंट लिखा जाएगा तब तो प्योर सॉल्वेंट की बात हो जाएगी, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का तो पी नॉट के बराबर है। कहने का मतलब हमने ऐसे सॉल्यूशन रख दिया, ऊपर जो भी गया वहां से जो वेपर प्रेशर आएगा वो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। और हमें ये पता है कि जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है वो सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है। कहने का मतलब ऊपर में जो भी सॉल्वेंट आएगा वही हमारा पी के बराबर होगा, और जो पी है वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। इट मींस कि पी बराबर आ गया पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा इक्वेशन आ गया मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। यहां पे हम सॉल्वेंट को नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी हो सकता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है, लेकिन पी नॉट जो है वो केवल सॉल्वेंट का होगा, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो है वो वही होगा जो सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने इसी को हमने बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पी बराबर पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। सही है बच्चों, पी बराबर, यानी कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में देखो कंक्लूजन क्या है, किसी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है और सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला होगा पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे पी नॉट जो है वो किसका वेपर प्रेशर है? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। सॉल्वेंट कौन है? जो वोलाटाइल है। ध्यान रखना, सवाल में लिखा नहीं रहेगा कि सॉल्वेंट कौन है। जो वोलाटाइल है वही सॉल्वेंट होगा, जो नॉन वोलाटाइल है वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब देखो एक और चीज,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट बराबर 1 होगा। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के बराबर होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दिए हम और ये 1 के बराबर आ गया। अब देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां से क्या लिख सकते हो, तो यहां से आ जाएगा P बराबर P0 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था इसे हमने लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से एक काम करो, P0 को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा P बाई P0 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लेफ्ट साइड में ले आओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 माइनस P बाई P0। 1 माइनस P बाई P0 को आप लिख सकते हो P0 माइनस P बाई P0, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना रहा तो वो बराबर हो जाएगा, है ना, P0 माइनस P अपॉन P0 के। सही है बच्चों, ये एक फॉर्मूला आया और ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, अभी समझाते हैं कैसे। देखो ये टर्म क्या है, P0 माइनस P। P0 क्या था, तो P0 था हमारा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। तो देखो बच्चों, बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, मान लो कि पानी है तुम्हारे पास, वाटर है, तो उस वाटर का कोई ना कोई वेपर प्रेशर आएगा जो कि बराबर है P0 के। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 के बराबर है। अब तुम क्या करो, उस पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दो, तो जैसे ही तुम चीनी मिलाओगे अब वो पानी नहीं रहा, अब वो सोल्यूशन बन गया, और सोल्यूशन बनते ही उसका वेपर प्रेशर जो है P के बराबर हो गया। अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो इम्प्योर हो गया, अब वो सोल्यूशन बन गया, तो अब उसका वेपर प्रेशर P के बराबर हो गया। पहले P0 था, जब वो P0 था तब वो प्योर था, चीनी मिलाते ही वेपर प्रेशर चेंज होकर P हो गया। हमें फिलहाल नहीं पता कि P0 से बढ़ के P हुआ है या घट के P हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ा है या घटा है, देखते हैं बढ़ा है कि घटा है। तो देखो, तो इक्वेशन क्या है, P बराबर P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो सॉल्यूशन बाइनरी है तो सॉल्वेंट भी होगा सॉल्यूट भी होगा, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता क्योंकि प्योर नहीं है, तो 1 से छोटा होगा। तो देखो तो क्या हो रहा है, P0 में 1 से छोटे नंबर से गुना कर रहे हो तब हमारा P आया। इसका मतलब यह हुआ कि P डेफिनेटली P0 से छोटा होगा। इट मीन्स कि जब भी तुम पानी में चीनी मिलाओ, चाहे यूरिया मिलाओ, चाहे सुक्रोज मिलाओ, चाहे कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओ, उसका वेपर प्रेशर पक्के से घटेगा। और घटकर कितना हो गया, तो P हो गया। शुरू में कितना था, P0 था। चीनी, यूरिया, नॉन वोलाटाइल कोई भी सॉल्यूट मिलाने पे वेपर प्रेशर घटा और घट के कितना हो गया, P हो गया। अब तुमसे सवाल पूछा जाए कितना से घटा, तो तुम बोलोगे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, है ना। देखो यही वो डिफरेंस लिया हुआ है, पहले P0 था, घटकर P हो गया। कितने से घटा, तो P0 माइनस P से घटा। तो एक बात बताओ, पहले वेपर प्रेशर था P0, ठीक है, और इसमें कमी आया P0 माइनस P का, ठीक है बच्चों। पहले P0 था जो घटकर P हो गया, तो कमी कितने का आया, डिक्रीमेंट कितने का आया, तो P0 माइनस P का। तो जब वेपर प्रेशर P0 था तो कमी आया P0 माइनस P का, तो जब वेपर प्रेशर 1 होगा तब कितने का कमी आएगा, P0 माइनस P अपॉन P0 का कमी आएगा। देखो तो क्या यही टर्म यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि P0 माइनस P बाई P0 जो है वो तब वेपर प्रेशर में कमी है जब हम 1 ले ले वेपर प्रेशर को, ठीक है। इट मीन्स की क्या हम ये बोल सकते हैं, देखो P0 माइनस P ये क्या है, ये डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर है। पहले P0 था, घट के P हो गया, तो डिक्रीमेंट कितने का, P0 माइनस P का। तो P0 माइनस P डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर में कमी, और इसको हम डिवाइड कर दिए P0 से, है ना, तो ये रिलेटिव टू P0 आ गया। यही रीजन है कि हम इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर में क्या है, P0 माइनस P, वो है डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर चाहे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो किसका रिलेटिव है, तो P0 का रिलेटिव है। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका रिलेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 में निकाल रहे हो, 1 में निकालने के लिए हमको डिवीजन करना होता है ना, चाहे रिलेटिव अमाउंट निकालना होता है। तो हम इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चाहे शॉर्टकट में बोलते हैं RLVP, है ना बच्चों। तो हमारा फाइनल देखो फॉर्मूला क्या आ गया, RLVP। जब भी तुमसे बोलेगा RLVP, इसको हमेशा RLVP ही बोलना। RLVP जब भी बोलेगा तो ये क्या चीज है, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितने का आया, तो P0 माइनस P का। किसके रिलेटिव, तो जो शुरू में था उसके रिलेटिव, P0 के रिलेटिव। परसेंटेज अगर निकालना होता है कि परसेंटेज कमी कितना आया, तो तुम क्या करते हो, इनिशियल में जो था उसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हो,
तो तुमको परसेंटेज नहीं निकालना, रिलेटिव निकालना है। तो तुम 100 से गुना नहीं करके 1 से गुना करोगे, वही चीज है ये, है ना। अगर मान लो यहाँ पता करना होता है कि वेपर प्रेशर में कितने % का कमी आया, तो हम सिंपली यही लिखते हैं, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात आ रही है समझ में। अगर मान लो सवाल में बोल दिया कि वेपर प्रेशर 75% से घट गया, इसका मतलब तुमको RLVP दिया हुआ है, बस तुमको बेवकूफ बना रहा है। RLVP अगर मान लो वेपर प्रेशर 75% से घट गया, इसका मतलब ये होगा कि RLVP हो जाएगा 0.75। 75% से घटा यानी 100 में 75 से घटा, तो 1 में कितने से 75/100 यानी 0.75। तो यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है। ठीक है, आगे इसमें 2 फॉर्मूला आ चुका है हमारा। एक आया है P बराबर P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा आया है RLVP बराबर P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको भी, ये पूरा नोट करो। देखो बच्चों, तो 2 फॉर्मूला है, क्या क्या आया, P बराबर P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा आया RLVP बराबर P0 माइनस P/P0, नीचे में P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये 2 फॉर्मूला आया। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक काम करो, इसी को लिख रहे हैं फिर से। तो ये क्या दिया हुआ है, P0 माइनस P/P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल बाई टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका मोल बाई टोटल मोल। टोटल मोल हो जाएगा सॉल्यूट का मोल जो सॉल्वेंट का मोल। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो P0 बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बच्चों, इसको पार्शियली तोड़ सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट, प्लस को बीच में ले आओ और सॉल्वेंट बाई सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको हम 1 लिख रहे हैं, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो 1 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये आ जाएगा P0 बाई P0 माइनस P माइनस 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, समझ लो इसको। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे P0 माइनस P को एलसीएम ले सकते हैं, उधर लिखेंगे अभी हम। तो देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही एलसीएम लोगे ये हो जाएगा P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, P0 से P0 कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, P बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर लो फिर से, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 माइनस P/P। तो देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला आ गया जो तुमको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। न्यूमेरिकल में जब भी तुमसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट चाहे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, तो रेशियो पे काम करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम चाहो तो इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड कराओगे तो सॉल्यूट बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो ये एक्सप्रेशन लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग थियरी में ही इसको रिड्यूस कर लिया इस तरीके से, ताकि तुमको एग्जाम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, याद करने का तरीका, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल का रेशियो लोगे तो एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन आएगा, बस जो नीचे में P0 था उसके जगह पे तुम P कर देना। ठीक है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये RLVP का इक्वेशन थियरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। चलिए, तो एक और फॉर्मूला आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 माइनस P/P। ठीक है, अब देखो ये जो रेशियो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल का, हम इससे मोलैलिटी लाने का प्रयास करते हैं। मोलैलिटी क्या होता था पढ़े हुए कंसंट्रेशन टर्म में? मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। अगर हम उसको यहाँ पे बना लें तो हमारा मोलैलिटी बन के आ जाएगा।
ठीक है, तो देखो तो नीचे में तो मोल ऑफ सॉल्वेंट है और हमें चाहिए क्या, मास। तो एक काम करो, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार देकर लिखना, इसके आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस यूनिट में लिखते हैं, ग्राम पर मोल में। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है, तो ये ग्राम पर मोल में जा रहा है। इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम पर मोल में है तो ये भी ग्राम पर मोल में होगा। अब देखो मोल में अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई किए तो यहां तो मास आ जाएगा, लेकिन वो मास आएगा ग्राम में। तो लिख लेते हैं पहले, तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये आया है यूनिट ग्राम में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन ग्राम इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू 1 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन बच्चों हमें ग्राम में नहीं चाहिए, मोलैलिटी के लिए हमें ये केजी में चाहिए, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो एक काम करो, इसको भी 1000 से डिवाइड करो और आरएचएस में भी डिवाइड करो, लेकिन अगर नीचे में डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको नीचे में डिवाइड कर देते हैं 1000 से, और क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए यहां भी हमने 1000 से डिवाइड किया, लेकिन ये 1000 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, बस हमारा काम हो गया। अब देखो तो ये क्या बन गया, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी इन ग्राम बाई 1000, तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा, इसको अलग से लिख देते हैं ऊपर में। इसके बाद अब लिख रहे हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट में, केजी में, इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अभी भी ग्राम पर मोल में है, इसके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं किया। हमने 1000 से डिवाइड करके यहां पे केजी बना दिया, लेकिन जब फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को तुम ग्राम में ही लोगे, क्योंकि उसको केजी करने के लिए ऊपर में 1000 पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा, ताकि तुमको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तुम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जिस यूनिट में पहले से इस्तेमाल करते आए हो, यहां भी तुम उसी यूनिट में इस्तेमाल करो। तो ये टर्म क्या बन गया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये बन गया मोलैलिटी, और मोलैलिटी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रट जाओ बहुत ही बढ़िया से, डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम आ जाएगा किसी किसी सवाल में, है ना, जहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में है, तो ये है ग्राम पर मोल में, और ये स्मॉल m क्या है, तो इसका नाम होता है मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। ठीक है, 4 फॉर्मूला आ गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हो वोलाटाइल और सॉल्यूट हो नॉन वोलाटाइल, उसमें 4 फॉर्मूला होता है। ये रहा पहला फॉर्मूला, P बराबर P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा दूसरा RLVP का, ये तीसरा रहा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर P नॉट माइनस P अपॉन P, और ये रहा चौथा। ठीक है, इसको नोट कर लो ताकि हम चारों को एक साथ लिख सके। तो ये हमारा 4 फॉर्मूला आ गया बच्चों। मोलैलिटी बराबर क्या आया, तो सेम यही चीज, P नॉट माइनस P अपॉन P इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और पक्का यहाँ पे लिख देना ग्राम पर मोल में, ताकि कहीं तुमको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये 4 फॉर्मूला है, चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और ये 4 तभी लगता है जब बाइनरी सॉल्यूशन में, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल, चारों को एक साथ लास्ट में लिख लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और अभी कभी हाथों हाथ इसको रट जाओ अच्छे से, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखो बच्चों, कुछ सवाल देखते हैं। पहला पढ़ो, कह रहा है कि 25 डिग्री सी पे वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 96 टोर। मिथाइल अल्कोहल का दिया है, मिथाइल अल्कोहल वोलाटाइल होता है, और सोल्यूशन की चर्चा अभी तक नहीं किया है, बस वेपर प्रेशर प्योर मिथाइल अल्कोहल का दिया है। प्योर लिखा नहीं जाता है, केवल मिथाइल अल्कोहल लिखा है तो प्योर ही हुआ, और प्योर के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट से, यानी P नॉट हमें दे दिया 96 टोर। ठीक है, और वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल का दिया है, ये वोलाटाइल है तो ये पक्के से हमारा सॉल्वेंट होगा। आगे कर रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। CH3OH फिर से मिथाइल अल्कोहल, और इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, और ये सॉल्वेंट है, यानी आपसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। देखो बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन का सवाल जिसमें एक वोलाटाइल दूसरा नॉन वोलाटाइल हो, उसमें बहुत ही जरूरी होता है ये पता करना कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है।
जो वेपर प्रेशर आता है वो सॉल्वेंट की वजह से आता है और वोलाटाइल वाले की वजह से आता है। नॉन वोलाटाइल वाला कभी भी वेपोराइज नहीं करता है, क्योंकि वो वोलाटाइल है ही नहीं, वो नॉन वोलाटाइल है, तो वो वेपोराइज ही नहीं करेगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल का दिया है तो ये पक्के से वोलाटाइल है, और अगर ये वोलाटाइल है तो ये सॉल्वेंट होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का हमें यहां से मिला, और क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसी का पूछ रहा है, यानी कि सॉल्वेंट का हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। आगे पढ़ो। कह रहा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन ए सॉल्यूशन। एक ऐसे सॉल्यूशन में, देखे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे आ गया, सॉल्वेंट का दिया, प्योर का दिया, लेकिन अब सॉल्यूशन का पूछेगा। सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी है, क्योंकि इसमें एक मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि वो नॉन वोलाटाइल होगा। इन ए सॉल्यूशन इन विच द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH इज 23 टोर। एक ऐसे सॉल्यूशन में CH3OH का मोल फ्रैक्शन बताओ जिसमें पार्शियल प्रेशर CH3OH का 23 टोर है। तो ये सिंपली रॉल्स लॉ से निकल जाएगा। क्या पढ़े थे अभी हम लोग? P इज इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो P नॉट कितना? 96 टोर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हमसे पूछ रहा है, ये हम लोग को निकालना है। और P कितना? तो P क्या होता था? वेव प्रेशर सॉल्यूशन का, चाहे सॉल्वेंट की वजह से वेव प्रेशर, तो सॉल्वेंट की वजह से वेव प्रेशर CH3OH का दिया हुआ है 23। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23। तो यहां से सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 23/96, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.24 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया। ठीक है, नोट कर लो, मिटाएंगे इसको 2-4 सेकंड में। अगला पढ़ो बच्चों। अगले में कह रहा है कि वेव प्रेशर प्योर वाटर का फिर से दिया 23.76 टोर। ठीक है, तो लिख लो पहले, P नॉट दे दिया 23.76 टोर। आगे बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। इस सवाल में दे दिया था कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ग्लूकोज है। इस सवाल में नहीं दे रहा कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कौन सा है, और उसका मास दिया है 5.4 ग्राम। देखो अब जाहिर सी बात है कि तुम्हें मोल की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये दिया मास है और कंपाउंड दिया नहीं है, तो मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास, लेकिन कंपाउंड दिया नहीं है तो तुमको मोलर मास पता नहीं है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ तुमको ये रियलाइज होगा सवाल को पढ़ते ही कि सवाल में पक्के से ये जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, क्योंकि उसका मास दे दिया, मोलर मास नहीं दिया, यानी मोलर मास पूछेगा। आगे बढ़ो। 90 ग्राम पानी में सॉल्वेंट हमें दे दिया 90 ग्राम इज 23.32 टोर, है ना। सॉल्यूशन जो है उसका वेव प्रेशर दिया है 23.32 टोर। तो P आ गया हमारे पास 23.32 टोर। ठीक है, अब ऐसे सवाल में हमारे पास 4 फॉर्मूला था, चारों में से कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो तुम बोलोगे कि हम डेफिनेटली यहाँ पे रेशियो वाला इस्तेमाल करेंगे, मोल ऑफ सॉलिड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। बताए थे कि जब भी मॉलिक्यूलर वेट पूछे आप इस्तेमाल करना ये फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट। सबसे आसान तुम्हारे लिए यही होगा, मोल ऑफ सॉलिड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या था फॉर्मूला? P नॉट माइनस P अपॉन P। वैल्यू पुट कर दो। मोल ऑफ सॉल्यूट मास बटा मोलर मास, मास कितना है 5.4, लिख दो 5.4 बाई मोलर मास को हमने m मान लिया, जो कि निकालना है हमें। वाटर, वाटर कितना है 90 ग्राम, तो 90/18 इसका मोल आ गया, इज इक्वल टू P नॉट। P नॉट हो गया 23.76 माइनस P हो गया 23.32 डिवाइडेड बाई P, P हो गया 23.32। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5.4/5 इंटू m इज इक्वल टू 0.44 डिवाइडेड बाई 23.32। और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मोलर मास आना चाहिए 57.24 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लेना, नोट कर लो इसको। इसके आगे और सवाल करते हैं हम लोग। देखो बच्चों कुछ सवाल देखते हैं फिर से। करा व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड, है ना। इस बार सॉल्यूट का मास पूछ रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। समझो इसको। करा कि वेपर प्रेशर 25% से घटे, यानी पहले अगर 100 था तो 25% से घट के 75 हो गया। तो अगर तुम इनिशियल P नॉट को 100 ले लो तो जो P है वो 75 आएगा, घट के 75 हो गया। बस यहीं से तुम्हारा काम हो गया। हमसे सॉल्यूट पूछ रहा है, आइडिया लग गया होगा कि हम रेशियो वाला इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंडिविजुअली जब भी पूछे तो रेशियो वाला, P नॉट माइनस P अपॉन P। मोल ऑफ सॉल्यूट हमसे मास पूछ रहा है तो पहले मोल तो निकाल लो। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम वाटर, सॉरी मोल ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर, तो मोल कितना होगा 100/18 हो जाएगा, इज इक्वल टू P नॉट। तो इनिशियल को हमने 100 ले लिया,
तो 25% से घटा है, तो फाइनल कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 75। तो यहां से आपका मोल ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100/18 यानी 100/54 मोल आ गया यूरिया। और बच्चों बताओ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 14, 2 16, 16 2 बार आया NH2 है ना, तो 16 गुना 2 32, 32 प्लस 12 और 16 28 हो गया, ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास आ गया। तो हमसे इसका पूछ रहा था मास, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। मोल आया था 100/54, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 से, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 111.1 ग्राम, ठीक है, हो गया ये। आगे बोल रहा है कि मोलालिटी बताइए। तो देखो हम चाहें तो मोलालिटी P0 और P के भी सहारे निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो क्योंकि हमको सॉल्यूट मिल ही चुका है और हमको सॉल्वेंट पता ही है, तो इन दोनों से भी मोलालिटी निकाल सकते हो। तो अगर तुम मोलालिटी निकालते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है, चलो इससे ही निकाल लेते हैं क्योंकि वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो मोलालिटी बराबर आएगा P0 माइनस P अपॉन P इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था। P0 कितना आया 100, P कितना आया 75, तो 100 माइनस 75 डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 25, घट के आएगा 25 डिवाइडेड बाई 75। देखो यहां भी निकाले थे यही सेम चीज, 100 माइनस 75/75, तो यहां से 1/3 भी डायरेक्ट लिख सकते थे इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर है, तो वाटर का मोलर मास कितना 18, क्योंकि हम ग्राम पर मोल में लेते हैं। यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा 1000/3, 18 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 54, ये आपका मोलालिटी हो गया, ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं बच्चों आज के क्लास का सबसे लास्ट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आज पता चलेगा। देखो करा कि वेपर प्रेशर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है 750 mm है, सोल्यूशन का 750 mm। तो यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि P जो है वो 750 mm है। आगे बोल रहा है कि मोलालिटी बताइए, लेकिन मोलालिटी के लिए हमको तो P0 भी चाहिए, और सवाल में कहीं भी तुमको P0 दिया हुआ नहीं है। इस वजह से ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें P0 दिया है लेकिन डायरेक्ट तुमको डेटा के साथ नहीं दिया है। देखो क्या दिया हुआ है तुमको, अब देखो ध्यान दो थोड़ा, यहां देखो एक्वस सोल्यूशन दिया है। एक्वस का मतलब ये हुआ कि इसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, और टेम्परेचर देखो दिया है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सी। तुमको पता है कि 100 डिग्री सी वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 1 बार पे बॉइलिंग पॉइंट हुआ हो। समझना फिर से, एक्वस सोल्यूशन से पता चला कि वो पानी है, 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हो जाए, ठीक है। 100 डिग्री सी हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो एक्सटर्नल होगा वेपर प्रेशर के बराबर, यानी वेपर प्रेशर भी हमारा 1 बार होगा, और पानी का वेपर प्रेशर अगर 1 बार होगा तो 1 बार होता है 760 टोर। यहां से पता चला कि हमारा P0 जो है वो 760 टोर होगा, ठीक है। अगर मान लो एक्वस यहां पे नहीं देता तब P0 760 नहीं हो पाता। चाहे यहां पे एक्वस देता लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं देता तो भी नहीं हो पाता। 100 डिग्री सी पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बल्कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये तब का बॉइलिंग पॉइंट है जब बाहर में प्रेशर 760 टोर है चाहे 1 बार है। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर का प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, कल हमने डेफिनेशन बताया था, तो वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर यानी 760 के बराबर हो गया। किसका? एक्वा सॉल्यूशन का नहीं, प्योर वाटर का। 100 डिग्री सी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का तो दिया हुआ है 750। 100 डिग्री सी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, और एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो 1 बार को हमने लिख दिया 760 टोर, इससे हमारा P0 आ गया। अब करा मोलालिटी बताओ, तो मोलालिटी बराबर सवाल खत्म हो गया। सतर्क रहना, इस तरह से जानकारी दे तो पक्के से टेम्परेचर को देखना और एक्वस देखना। अगर P0 नहीं दिया रहे तो P0 माइनस P अपॉन P इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो P0 हो गया 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 1000/18। यहां से सॉल्व करके मोलरिटी आ जाएगा। आगे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सेकंड फॉर्मूला P0 माइनस P अपॉन P0 होता है, तो ये हो जाएगा 760 माइनस 750 अपॉन 760 यानी 10/100।
760 यानी 1/76, उसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.013। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज हमने एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन देखा जिसमें सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल था। अगले क्लास में फिर से हम बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों वोलाटाइल होगा। सवाल जो एग्जाम में आएगा वो मिक्स होकर आएगा, तुमको पहचानना पड़ेगा खुद से ही कि कौन सा पहला केस है कौन सा दूसरा केस है। आज केस 1 देखें जिसमें एक वोलाटाइल दूसरा नॉन वोलाटाइल। अगले क्लास में केस 2 देखेंगे जिसमें दोनों का दोनों वोलाटाइल होगा, यानी वेपर में दोनों जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।